नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज जो करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और मैथ्स के क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, जो आज हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं वो क्वेश्चन है राजस्व लेखपाल के प्रीवियस ईयर के। मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ, 13/9/2015 के पहली शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस सेशन में देखेंगे कि कैसा पेपर आया था और कैसा पेपर अब बन सकता है। उस हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल धैर्यता से देखनी है और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश भी करना है, क्योंकि मैं जैसा देख रहा हूँ कि जो पहले पेपर में मैथ्स आई थी बहुत ही नॉर्मल मैथ्स थी, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर करवाऊँगा। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग पेन और कॉपी लेकर के आइए और वहाँ से नोट डाउन भी करिए कि कैसे क्वेश्चन बने थे, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे वो तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा ही। ठीक है, चलिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कोई भी वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से डायरेक्ट पहुँच सके। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर आ चुका है, हाँ, तो देखिए 26 नंबर से, क्योंकि 25 नंबर से हिंदी थी आपकी, ठीक है, 25 नंबर से 1 से 1 to 25 हिंदी थी, जो आपका हिंदी का पोर्शन भी करवाया जाएगा। और उसके बाद 50 के ऊपर आपका जीएस का पोर्शन था, ठीक है, वो भी आपका करवाया जाएगा, वो राघव सर के माध्यम से करवाया जाएगा। लेकिन जो अभी हम लोगों को मैथ्स देखना है, मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ये सारी चीज़ें देखो। एक तो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि हम सब लोग जान जाएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं लेखपाल में, ठीक है। और यकीन मानिए पहले बहुत ज़्यादा सरल थे, इस बार थोड़ा सा तैयारी आप लोगों को करनी है, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा अपर लेवल की आ सकती है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर आ चुका है। बहुत ही ध्यान से करना है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ के करना है। ठीक है, चलिए। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर लाइट का थोड़ा सा इशू है आज, ठीक है, चलिए। लेकिन दिख रहा होगा आप लोगों को, दिखेगा सब कुछ। नहीं दिखेगा तो फिर से क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्राइटनेस आप अपनी बढ़ा लेंगे फ़ोन की। ठीक है, चलिए। यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से, जब भी वृत्त का कोई भी क्वेश्चन आए तो हमने आपको सिखाया था 7, 14, 44, 36, 154 और 77, ये सिखाया था आपको। हमने बताया था ये व्यास होता है, ये त्रिज्या होती है, ये आपका 7, 14, 44 ये परिधि होती है, और ये अर्धवृत्त की परिधि होती है। ठीक है, तो हमसे कहा गया है व्यास और उनकी परिधि में अंतर। क्वेश्चन में कहा गया है कि 18.6 है। कितनी है? 18.6 है। बहुत ध्यान से समझो, 18.6 है। तो आप बताओ यहाँ पर अंदर कितना है? तो आप कहोगे 4 में 4 गए कितना? 0, और 4 में 1 गए कितना आएगा? 3। यहाँ पर अंदर कितना है? 30 का है। ठीक है, तो 30 बराबर आपने तुरंत कर दिया कितना? 18.6 कह दिया। तो वृत्त का व्यास पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? वृत्त का व्यास पूछ रहे हैं, यानी 14 की वैल्यू पूछ रहे हैं। 1 की वैल्यू निकाल लो, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए, जब ये 0 हटाएंगे तो 1 दशमलव और इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे इसको काट देते हैं, तो काटने से क्या आ जाएगा? 30 × 18 और 3 दूना 6, 0.62। 1 की वैल्यू 0.62 है, तो हमको तो 14 की निकालनी है, इंटू 14। 14 से कर देंगे, हमको व्यास पता चल जाएगा। तो 14 × 28, 14 × 84, 85, 86, तो कितना आ जाएगा? 8.68। कितना आ जाएगा? 8.68, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको थोड़ा सा भी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी, आप खुद देख रहे होंगे कि इतनी आसानी से हमने कर लिया। हमको पता था, ये रेशियो हमको पता था, ये रेडियस का है, ये आपका 2r है, ये व्यास है, ये आपका 2πr है, यानी कि ये है क्या? परिधि है। ये क्या है? इसको आप सीधा लिख सकते हैं 36/7r, और 36/7r क्या होती है? तो अर्धवृत्त की परिधि होती है। ठीक है, ये आपका संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना आपको रेशियो हमने बताया था, तो आसानी से आपने यहां से आंसर निकाल लिया। चलिए आगे चलते हैं। जब से लाइव सेशन चालू होगा तो आपको खुद मजा आएगी। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहद आसान तरीके से हम बताएंगे आपको, जिससे आपको लगेगा कि हाँ यार, कंपटीशन अब दूर नहीं है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन। मैथ से पूरा डर खत्म हो जाएगा, लेकिन आप लोग जुड़ने की कोशिश करें, और जुड़ने के साथ साथ आप लोग मेहनत करने की भी कोशिश करें। चलिए, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। आप सभी को पता है, जब भी दो आपसे कह दिया एलसीएम दे दिया गया है। एलसीएम कितना है? तो एलसीएम है आपका यहाँ पर 12, सॉरी एलसीएम आपका कितना है? 2448, 2448, और एचसीएफ कितना है? तो एचसीएफ है आपका 12।
तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा मल्टीपल सबसे छाटना होता है, छोटा गुणज, ठीक है, जो सब में कॉमन हो, उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए हाँ, तो सभी को पता होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बहुत बेसिक सा फार्मूला है, अगर थोड़ा सा भी पढ़ रहे होंगे तो पता होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या पी हमने मान ली, दूसरी संख्या क्यू, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम है 2448 इंटू एचसीएफ कितना है 12 है, बराबर P इंटू क्यू। ये तो पहली लाइन से हमको पता चल गया कि पहली लाइन से P इंटू क्यू बराबर क्या निकल रहा है, 2448 इंटू 12। आगे क्वेश्चन में है कि 60 का अंतर है इन संख्याओं में, तो P क्यू आपको पता चल गया इतना है, और P माइनस क्यू बता दिया है इन्होंने, कितना है 60 है, 60 है, ठीक है 60 है। तो एक चीज़ बताओ, देखो ऐसे ही बिल्कुल मुँह जवानी कर सकते हो आप लोग, P क्यू अगर दो संख्याएं हैं उनको गुणा किया जाए तो ये प्राप्त होता है, और इन्हीं गुणा का ऐसे फैक्टर किया जाए, इसका ऐसा फैक्टर किया जाए दो संख्याओं में कि 60 अंतर आ जाए। तो हम कैसे करेंगे, देखो यहीं पर समझ लो, जैसे 12 तो है 2448, हमने क्या किया 12 निकाला इधर से, ठीक है, तो 12 दूना 24, 0 बर चौक 48, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, तो 17 एक नंबर 17 दूना 34, 4 3 4 3 12 3 एक नंबर 3, ये आ गया। और देखिए 12 तो है ही है, तो एक चीज़ हमको फैक्टर ऐसे करने हैं कि घटाने पर, इनके फैक्टर ऐसे करने हैं कि घटाने पर 60 प्राप्त हो, गुणा करने पर, गुणा करने पर तो प्राप्ति हो जाएगा, घटाने पर 60 लाना है। तो देखो 12 बार हम कितना आ रहा है 144, और ये देखो 204, नहीं तो 70 चौक 68 नहीं है 204 ही। देखो डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे डिफरेंस 60 है, 204 में 144 घटाओगे 60 आएगा कि नहीं। हमको पता चल गया एक संख्या हो गई 144, एक संख्या हो गई 204, बिल्कुल सरल है कि नहीं। एक संख्या 144 हो गई, एक संख्या हो गई 204। अब इनका योगफल पूछा है, तो 4 4 8, ये हो गया 4 2 1 3, कितना आ गया 348 आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। योगफल कह रहे हैं दोनों संख्याओं, हमने माना पी क्यू, इसमें कुछ भी मान सकते हो, अगर पी बड़ी है, यहाँ पर पी बड़ी है तो पी 204 मान लो, क्यू 144। कह रहे हैं दोनों संख्याओं का योगफल बताओ, हमें ये तो बताना नहीं है कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, हमें बताना इनका योगफल। तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, 4 4 8 8 4 0 4 2 1 3 हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है देख लेते हैं। दो संख्याओं का हो गया है स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात, ठीक है, मूल्यों का अनुपात दिया है 9:5। एक स्कूटर है और एक मोपेड है, ठीक है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 रुपये अधिक है, भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन आया करे रेशियो से, तो रेशियो में कितना अधिक है, मोपेड से स्कूटर की वैल्यू कितनी अधिक है रेशियो में, तो आप कहोगे 4 अधिक है। यहाँ पर 4 अधिक है, क्वेश्चन में कितनी अधिक है, तो 4 की वैल्यू यहाँ पर कितनी अधिक है 4200, क्वेश्चन में कितनी अधिक है 4200। 4 से काट दो, 4 1 4 4 5 20, कितना आ गया, एक की वैल्यू आ गई 1050, एक की वैल्यू कितनी आ गई 1050 आ गई। अगर एक की वैल्यू 1050 है, कह रहे हैं मोपेड का मूल्य कितना है, यहाँ पर 5 है मोपेड का, इंटू 5 मार दो, 5 की वैल्यू बतानी है ना, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 की वैल्यू आ जाएगी 0 25 5 5 5250, कितनी आ जाएगी 5250 आ जाएगी। डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। थोड़ा सा लाइट दिक्कत कर रही है, लेकिन आप लोग देखेंगे वैसे दिख रहा होगा पूरा। चलिए आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है तीन संख्याओं का योगफल 392 है। तीन संख्याएं हैं, उनका योगफल, यानी हम कोई भी संख्या मान लेते हैं ABC, उनका योगफल कह रहे हैं, तो प्लस कर दो, कितना है 392 है।
आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, समझ के देखिए कैसे होता है क्वेश्चन। पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात, फर्स्ट का यानी ए पहली है, बी दूसरी, पहली का दूसरी से अनुपात क्या है, 2:3 है। इतना कहा गया क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन ही मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद कह रहे हैं कि तीसरी संख्या से दूसरी और तीसरी यानी बी और सी का रेशियो क्या है, 5:8 है, 5:8 है। हमने एक चीज़ सिखाई थी, आप रेशियो वाले वीडियो में देखें जाके, हमने कंबाइंड रेशियो बनाना सिखाया था। कंबाइंड रेशियो कैसे बनता है, ए बी 2 3 है तो बी सी, तो हमको निकालना क्या है, ए बी और सी निकालना है। तो ए बी के नीचे 2:3 रख दो। अब बी सी के नीचे क्या रखना है, 5:3, लेकिन बी कहाँ है, यहाँ है, तो बी के नीचे 5, उसी लाइन में, इसी लाइन में क्या रख देंगे, 8। ठीक है, ऐसे रख देंगे। तो अब देखो इधर तो कुछ नहीं है, इधर कुछ है नहीं है, तो इधर कुछ नहीं है तो यही 3 घसीट दो, इधर 3 आ गया, इधर 5, इधर कुछ नहीं है तो 5 को इधर भी घसीट दो। अब गुणा कर दो, 5 दूना 10, 5 3 15, 8 त्रिक 24, तो कितना आ गया, 10 15 24। ये एक रेशियो मिल गया, यानी कि इनका योगफल क्वेश्चन में बताया गया 392 है। तो यहाँ पर योगफल कितना है, तो आप देखेंगे 10 15 25 और 25 24 होता है 49। कितना है यहाँ पर योगफल, 49 है। रेशियो में योगफल 49 है और क्वेश्चन में योगफल कितना है, 392 है, 392। 49 से काट दो, कितना बार जाएगा, 7 पन्ना 35, 6 42 और 7 56, 8 बार। एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई है 8। अगर एक की वैल्यू 8 है तो पूछा क्या गया है, तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या पूछा गया है, यानी तीसरी रेशियो में 24 है। एक की वैल्यू 8 है तो 24 की क्या हो जाएगी, आप कहोगे 24 का गुणा किससे कर दो, 8 से कर दो। ठीक है, तो 8 चौको 32 के 2 हाथ से लगे 3, 8 दूना 16, 16 3 19, कितना आ जाएगा आंसर, 192 आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे। बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग खुद समझेंगे, और ये स्पीड में, इतनी स्पीड में हो सकते हैं कि ये सब पेन जो चला रहे हैं ये पेन भी नहीं चलाना पड़े। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि सभी लोग समझें। 30, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 है। एक त्रिभुजाकार खेत है, एक त्रिभुजाकार खेत है, उसका परिमाप कितना है, परिमाप यानी बाउंड्री लाइन, सम ऑफ बाउंड्री लाइन, जितनी भी बाउंड्री लाइन उनका योग। ठीक है, 540 है। इनकी भुजाओं का अनुपात दिया गया, इनकी भुजाओं का अनुपात हमने मानी 3 भुजा हैं ए बी सी। ठीक है, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, 5 12 13, 5 12 13। आप एक चीज़ समझिए, एक ये तो 5 12 13 एक ट्रिपलेट नज़र आ रहा है, क्या है, ट्रिपलेट है। अगर ट्रिपलेट आप नहीं पहचान पाते हो, ये तो ट्रिपलेट है, ये तो आप अगर याद है ट्रिपलेट तो बहुत अच्छी बात है। अगर ट्रिपलेट नहीं आते हैं आपको तो आप क्या करोगे, 5 के स्क्वायर करके देखोगे 25, और 12 के स्क्वायर देखोगे 144, और 13 के स्क्वायर करोगे 13 13 में कितना, 169, और इसको जोड़ दोगे तो कितना आ रहा है, 169 ही आ रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ से ये पता चल गया, हमने बताया था बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर दो अन्य भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर हो, ठीक है, योगफल के बराबर हो, तो हमेशा जो त्रिभुज बनता है वो कौन सा त्रिभुज बनता है, समकोण बनता है, राइट एंगल। कौन सा त्रिभुज बनता है, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण अगर त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, अब तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। समकोण, ये रेशियो आपको पता है 5 12 13 भुजा है। ठीक है, तो अब पहले 5 12 13 सब जोड़ लो, जोड़ने के बाद परिमाप, तो इसका पूरा बाउंड्री लाइन का योगफल दिया है इन्होंने, कितना दिया है क्वेश्चन में, 540 है। इनका परिमाप पेरीमीटर कितना है, 540 है। तो आप पेरीमीटर रेशियो में निकाल लो, रेशियो में भी भुजाएं, ये भुजाएं तो दी हैं, भुजाओं को जोड़ के देखो कितना हो रहा है, 13 12 और 5, 12 5 17 17 13 कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पर 30 आ रहा है पेरीमीटर रेशियो में। 30 बराबर किसके, 540 के, 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको काटा 1, कितने बार जाएगा, 3 1 9 3 3 8 24, 1 की वैल्यू 18 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। अब अगर 1 की वैल्यू 18 है तो आप बताओ हमको क्या करना है, सब में गुणा कर दें, 18 पंचे 90, 18 से इसको भी गुणा करो, कितना आ जाएगा, 18 दूना 36 के 6, यहाँ से लगे 3, 18 के 9 18, 19 20 21 216, 18 36 18 54 के 4, यहाँ से लगे 5, 18 के 9 18 13 23। लेकिन इसका निकालने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमको तो इससे ही काम है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है इस खेत का क्षेत्रफल बताओ।
हम जानते हैं जो बड़ी वाली भुजा होती है वो तो हमेशा कर्ण होती है, राइट एंगल में जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। लेकिन हमको जो फार्मूला पता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 1/2 क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। तो 1/2 हाइट कितना है, हाइट आप कहोगे हाइट कितनी है, हाइट कुछ भी मान लो 90, बेस कुछ भी मान लो 216। अच्छा 2 से हमने इसको काटा, कितना आ जाएगा 2 × 9 = 2 × 8 = 16 इंटू 90 से गुणा कर देंगे, ये 90 है ना, 90 से गुणा कर दो 9 × 8 = 72, 9 × 9 9, कितना आ जाएगा 9720 वर्ग मीटर, यानी कि डी ऑप्शन सही है, वर्ग मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया। चलिए आप यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा आराम से करना है, हमको एक एक क्वेश्चन सीखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 30 के बाद देखो, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और फर्स्ट पाली के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, पहली पाली के। ठीक है, और हर पाली के हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह, देखो आयताकार मेज है, एक ऊपरी सतह है, ये ऊपरी सतह होगी उसकी, कह रहे परिमाप 28 है, मतलब सम ऑफ बाउंड्री लाइन कितना है, सभी भुजाओं का योग अगर देखेंगे तो बता दिया है क्वेश्चन में 28 मीटर है। क्या है, 28 मीटर है। आगे क्वेश्चन में क्या है, आगे क्वेश्चन में इसका क्षेत्रफल 48 है। हमको पता है कि 2l + b कितना है, 28 है, जिससे हम l + b निकाल लेंगे। l + b कितना आ जाएगा, आप बताओ, 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा कि नहीं। और क्वेश्चन में बता दिया गया, इधर लिख लेते हैं, l × b क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 48, क्षेत्रफल कितना है 48 है। ठीक है, अब बताओ हम यहाँ से l + b की वैल्यू नहीं निकाल सकते, l की वैल्यू और b की वैल्यू, मतलब 14 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर क्या आ जाए, 48 आ जाए। ठीक है, गुणा करने पर क्या आ जाए, 48 आ जाए। तो 14 के ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने पर 14 है, गुणा करने पर 48 आ जाए। ऐसे कौन सी दो संख्याएं हैं, तो आप कहोगे 8 × 6, 8 × 6 करोगे तो 48 आएगा, और 8 6 जोड़ोगे तो 14 आ जाएगा। आसानी से हो गया। नहीं तो आप इक्वेशन से भी b की वैल्यू निकाल के इसमें रख दोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मेज के कर्ण की लंबाई पूछी गई है। क्या पूछा गया, मेज के कर्ण की लंबाई। हमको यहाँ से लंबाई पता है, यहाँ पर कितनी है 8 है, b कितना है 6 है, लेकिन कर्ण की लंबाई पूछी गई है। कर्ण की लंबाई, तो कर्ण क्या होता है, 2 अक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा होती है, इसके बाद ये वाली छोड़ के इसके मिला देंगे, ये कर्ण हो जाएगी। अब आप बताओ, ये लंबाई अगर 8 तुमने निकाल ली है, लंबाई 8, चौड़ाई 6 है, ये कितनी है 6 है, तो आप बताओ ये कितनी हो जाएगी। तो 6 × 36 = 64, ये हो जाएगी 100, 100 का स्क्वायर कितना 10। पाइथागोरस प्रमेय लगा हुआ है यहाँ पर। कैसे, देखो ये लंब है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो होती है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, लंब कितना है 6, 6 × 36 प्लस आधार कितना है 8, 8 × 64 बराबर, कर्ण नहीं पता है तो कर्ण की जगह के मान लो के स्क्वायर, इसका क्या होगा 100 हो गया, 100 बराबर के स्क्वायर, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यहीं से आपको 10 निकल आया। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। 31 के बाद 32 नंबर पर आ जाओ। 32 नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योगफल कितना है 32 है। ये परिमाप है, लिख भी लेते हैं। परिमाप कितना है, परिमाप है 32। आगे क्वेश्चन में है कि इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। तो आप बताओ, एक ट्रिपलेट हमने याद करवाया था 13 12 5, 13 12 5 का तो करवाया था। अगर इसको जोड़ के 30 अगर आया, ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ट्रिपलेट याद होना चाहिए 13 12 5। ठीक है, अगर कर्ण 13 होता है तो लंब और आधार 12 और 5 हो सकते हैं। ठीक है, तो 13 12 5 अगर ये 32 आ रहा है परिमाप, तब तो बहुत सही है, हो जाएगा। 3 2 5, 5 5 10, 30 आ रहा है, लेकिन परिमाप यहाँ पर कितना है
अब क्षेत्रफल तो निकालने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पर परिमाप कितना है। तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी? सॉरी, पेरीमीटर, यही तो गलत हो गया था। देखिए पेरीमीटर 30 ही है ना, पेरीमीटर भी 30 ही है। तो आप देख रहे हो कि हमें ट्रिपलेट याद है ना, ये ट्रिपलेट कितना है 13 12 5, और 13 12 5 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 30 आ रहा है, यानी पेरीमीटर बिल्कुल सही है 30 है। आप कह रहे क्षेत्रफल 30 है, तो क्षेत्रफल चेक करने के लिए क्या करेंगे 1/2, ये वाली भुजा छोड़ देते हैं, केवल हाइट और क्या लेते हैं बेस लेते हैं। हाइट कितनी है, हाइट 12 ले लो और बेस को 5 मान लो, 2 × 12 कितना आ रहा है 6 × 5 = 30, क्षेत्रफल भी 30 आ रहा है। तो मतलब भुजाएं कौन कौन सी होगी, 13 होगी, 12 होगी, 5। पूछा है उन्होंने छोटी भुजा कौन सी, तो छोटी भुजा कौन सी है 5 है। छोटी भुजा कौन सी है 5 है, ठीक है। चलिए आगे, बत्तीस के बाद 33 नंबर पर आ जाओ। 33 नंबर क्या है, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। देखो पहिया आ गया, हमको याद रखना है 7, 14, 44, 36, 154, 77, ये रेशियो याद करना है ना। तो कह रहे हैं कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। भाई यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, तो 7 बराबर यहाँ पर कितना है 21। अगर 7 बराबर 21 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21, 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, 1 बराबर 3 हो जाएगा। कह रहे हैं 792 मीटर की दूरी तय करने में, है ना, 792 एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, तो सबसे पहले ये निकालना है। और जो एक चक्कर में चली गई दूरी होती है वो परिधि के बराबर होती है। फिर से समझो, एक चक्कर में कोई भी पहिया जितनी दूरी चलेगा वो अपनी परिधि के बराबर चलेगा। तो हमको यहाँ पर 1 बराबर 3 निकल आया, तो 21 की त्रिज्या होगी तब परिधि क्या होगी, तो हमको पता चल गया 1 बराबर 3 है तो 44 परिधि होती है। जब 7 त्रिज्या होती है तो 21 जब त्रिज्या होगी तब परिधि क्या होगी, तो 1 बराबर 3 निकला, 3 का गुणा 44 से कर दो, तो 44 × 3, 3 × 12, 3 × 12 = 13, कितनी आ गई 132। 132 क्या है सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर एक चक्कर में चली गई दूरी है। एक चक्कर में चली गई दूरी है कितनी 132 सेंटीमीटर। चलवाना कितना है उनको, चलवाना है 792। 792 हम जानते हैं एक चक्कर में 132 चल रही है, तो 792 कितनी, 792 जो दूरी है और ये मीटर में है, और मीटर में है तो इसको क्या कर लो सेंटीमीटर में बना लो और डिवाइड जहाँ कर देंगे, क्योंकि एक चक्कर में 132 सेंटीमीटर जा रही, तो इतने सेंटीमीटर कितने चक्कर में जाएगी, तो हम 132 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 11 से डिवाइड किया तो 12 आ गया, ये देखो 11 × 7 = 77 और 11 × 2 = 22, 12 से काटा तो 72, कितना आ गया भाई 600 चक्कर आ गए। कितने चक्कर आ गए 600 चक्कर। आप बताओ कठिन है, कहीं से कठिन है, नहीं कठिन है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 34 नंबर क्या है, किसी काम को एक पुरुष एक महिला से 2 गुना तेज करता है। बिल्कुल सही है, एक पुरुष जो है एक महिला से 2 गुना तेज करता है। पी से पुरुष मानो, एम से महिला मानो। पुरुष महिला से 2 गुनी तेज करता है, मतलब क्षमता की बात हो रही है कि ये ज़्यादा शक्तिशाली है, ये कम शक्तिशाली है। किसकी बात हो रही, एफिशिएंसी, क्षमता की। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं एक लड़के से 2 गुनी तेज है। देखो एक पुरुष एक महिला से 2 गुना तेज है और एक महिला एक लड़के से 2 गुना तेज है। ये भी 2 गुना है, तो हम यहाँ पर एक क्या मान लेते हैं, बच्चा मान लेते हैं। कह रहे हैं एक लड़का है, एल से लड़का मान लो, ये 1 है तो इससे 2 गुनी तेज है, तो ये क्या 1/2 होना चाहिए। इससे 2 गुना, महिला से पुरुष 2 गुना, ठीक है। तो ये 2 क्या कर दो, इधर 2 को गुणा इनसे कर दो, 2 दूना 4। अब देखो लड़के से महिला 2 गुना है और महिला से पुरुष 2 गुना है कि नहीं। यही तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। सभी लोगों का बता दिया है कि सारे मगर मिल जाएंगे, पुरुष महिला और लड़का, तो काम कितने दिन में करते हैं, तो काम करते हैं 4 दिन में। कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। तो भाई ये तो कैपेसिटी पता है, ये कैपेसिटी पता है, तो हमने बताया था एक फार्मूला तुमको बताया था CT = CT। अगर नहीं पता है तो इस समय चल रही है एक्सरसाइज टाइम एंड वर्क की, ठीक है, तो वो देखो जाके। और शुरुआत में हमने हल्की फुल्की वाला एक वीडियो बनाया, हल्की फुल्की जानकारी टाइम एंड वर्क के लिए, और उसको देखो जाके, ठीक है। तो CT = CT है, तो कंपेयर करना है ना, कंपेयर करना है CT, एक पक्ष का CT को दूसरे पक्ष की CT से कंपेयर करना है। C माने कैपेसिटी यानी इफिशियंसी, ये इफिशियंसी है,
ये सी कैपेसिटी, ठीक है, और टाइम से गुणा करना है। तो कैपेसिटी सबका हमको टाइम पता है, सबका, पुरुष महिला और लड़के का टाइम पता है कितना है 4, तो इसी का कैपेसिटी भी रखो। तो पुरुष महिला लड़के की कैपेसिटी टोटल कितनी है 4 2 6 1 7 7 है, बराबर जिसका पूछा जाए उसकी कैपेसिटी रखो, उसका टाइम पता चल जाएगा। पूछा किसका जा रहा है, एक लड़के की हमें कैपेसिटी पता है कितनी 1, तो कितना टाइम लेगा लड़का, तो LT टाइम लेगा, ठीक है। 4 7 28, यही आपका आंसर आ गया कि लड़का कितना समय लेगा, तो लड़का लेगा 28 दिन। कितने लेगा 28 दिन। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अगर लड़के से काम करवाया जाएगा, एक लड़का अकेले उसकी कितने दिन में पूरा करेगा, तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखो, लिखते ही क्वेश्चन के आंसर निकल रहे हैं, इतना सरल पेपर था, आप खुद देख रहे हो, है ना। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। देखो 60 लीटर का मिश्रण है जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, 2:1 है। तो आप बता दो 2 1 3, 3 बराबर किसके, 3 बराबर 60 के। अगर 3 बराबर 60 के हैं तो 1 बराबर किसके, 1 बराबर 20 के। अगर 1 बराबर 20 के तो 2 बराबर 20, 2 40, 20 1 20। पता चल गया कि जो 60 लीटर मिश्रण 2:1 में था, तो उसमें अम्ल और पानी, अम्ल 40 था, पानी कितना है 20 है, ठीक है। इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए, देखो कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 1:2 हो जाए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1:2 हो जाए, कितने लीटर पानी मिलाया जाए। तो देखो 40/20 प्लस x कर दो, कितना पानी, तो x पानी मिलाया जाए, तो कितना हो जाए 1:2 हो जाए। बेसिक तरीका है, बिल्कुल बेसिक तरीके से कर रहे हो। 40 × 80 बराबर 20 प्लस x की वैल्यू कितनी आएगी, 60 आएगी। यही अगर 60 मिला दिया जाएगा, पानी 60 मिला दी जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ, चलो आगे चलते हैं। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, ABC में यदि कोण ए, देखो बता दिया है कि एक ABC त्रिभुज है जिसमें कोण 90 डिग्री का है। कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का है। जो ABC कोण ए ही 90 डिग्री का है, ABC। चलिए आगे करें, कोण ए 90 डिग्री का है। ए के सामने ये वाली भुजा कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है। B 7 है, B तो ये है B, ये कितनी है 7 है। तो पूछा है tan B पूछा है, यानी ये वाला थीटा पूछा है, ये थीटा, ये पूछा है कि tan B की वैल्यू क्या होगी, tan B। और tan B हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan B बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, लंब हमको पता है कितना है, 7 है, ठीक है 7 है। आधार हमको नहीं पता, तो आधार भाई ये तो आपका कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो 7 7 पहले कर्ण स्क्वायर कितना है, 25 का स्क्वायर 625, कितना 625 बराबर लंब स्क्वायर 7 7 49 प्लस आधार स्क्वायर तो 20 स्क्वायर, बेस स्क्वायर, ठीक है। तो 49 इसमें घटा दो आके, तो 49 जहाँ इसमें माइनस किया कितना आ जाएगा, 15 में 9 गए कितना 6, यहाँ पर कितना आएगा 11, 11 में 4 गए 7 और 676 20 स्क्वायर। अच्छा 676 किसका होता है, 576 होता है 24 का, 676 किसका होता है 26 का, ठीक है। आगे 26 का होता है 676, बी की वैल्यू कितनी आ गई 26 आ गई, यानी कि ये आधार है, ये कितना है 26 है। तो लंब तो पता है, लंब कितना है, लंब आपने बताया 7 है, आधार कितना है, तो आधार आपने बताया 26 है, अभी आपने निकाला। तो tan B की वैल्यू कितनी आ गई 7/26, कितनी आ गई 7/, कुछ गलत हो गया क्या, सॉरी यहाँ पर है 5, ये है 24, थोड़ा सा गलत हो गया कि देखो 625 में जब 49 घटाएंगे तो 576 आएगा, कितना आएगा 576 आएगा, ना कि 676, 576 आएगा, ये 24 है ना। तो ऑप्शन में नहीं था ना, 7/, कितना है 24, ये आपका आंसर है। बहुत आसान है, यकीन मानो, ये 24, ये रेखा नीचे वाली कौन सी निकलेगी 24, क्योंकि 576 है, तो ये जब स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा। 576 किसका होता है स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है, आंसर। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। क्या है देखिए,
37 नंबर कह रहे हैं कि यदि किसी धनराशि का ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया, 1 पैसा प्रति रुपया, ये पैसा है, 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह है, मतलब 1 माह में 1 रुपए पर 1 पैसा मिलेगा। तो 1 रुपए को हम क्या करते हैं, 100 पैसे कहते हैं। 100 पैसे पर अगर 1 पैसा मिल रहा है तो आप कहोगे कितने % ब्याज मिल रहा है, तो इंटू 100 मार दो। इंटू 100 जहाँ किया, 100 से 100 कैंसिल। कहने की बात है, आप सब ऐसे ही पता चल रहा होगा कि 100 रुपये पर 1 रुपया कितना होता है, 1% होता है। तो 1% है, 1 महीने में 1% ब्याज मिलता है, 1 महीने में 1% ब्याज मिलता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि वार्षिक ब्याज दर बताओ। 1 महीने में 1%, 2 महीने में 2%, 3 महीने में 3%, 12 महीने, वार्षिक 1 महीने में, 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो 1 महीने में 1% अगर ब्याज मिलेगा तो 12 महीने में कितने मिलेंगे, 12% ब्याज मिलेगा। तो वार्षिक दर क्या हो जाएगी, वार्षिक दर हो जाएगी 12%। ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन। आपको खुद लग रहा होगा इतना आसान था पेपर, ठीक है। चलिए आगे, 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 38 नंबर देखिए, हर पाली के 10+2 के सेशन चालू करने वाले हैं। 10+2 में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन बनेंगे वो सब, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सब कर पाएंगे आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है। मानक विचलन कह सकते हैं औसत, ठीक है, क्या कह सकते हैं, और एवरेज। ये बताओ 50 का एवरेज यानी मानक विचलन कितना है, 8 है। तो कह रहे हैं 50 का, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में, जो 50 प्रेक्षण है सब में 2-2 का गुणा किया जाए तो मानक विचलन यानी एवरेज ही समझ लो। एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा भाई, एवरेज भी 2 से गुणा हो जाएगा। 8 दूना कितना, 16 हो जाएगा। यही तो आपका आंसर है, बी ऑप्शन क्या है सही। अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो, 3, 4, 5 3 संख्याएं हैं, 5, 4, 9, 10, 11, 12 इसका योगफल आया। अगर एवरेज निकालेंगे तो 3 चौक कितना आ गया, 4। ऐसे समझो, पूरा बेसिक से ही समझो। वैसे थोड़ा सा दिक्कत होती समझने में। तो एवरेज कितना है यहाँ पर, एवरेज है 4, ठीक है। हमने कहा सब संख्याओं में 2-2 का गुणा कर दो। 3 दूना कितना हो गया, 6, इंटू 2 4 दूना कितना हो गया, 8, इंटू 2 5 दूना कितना हो गया, 10। तो 6, 8, 10, 6, 8, 10 कितना हो गया, 18, 18, 6, 24, 24/3 एवरेज बताओ कितना आएगा। तो 24/3 एवरेज आ गया कितना, 8। अब देखो हर संख्या में 2-2 का गुणा करो, ठीक है, उसके बाद वही प्रक्रिया करो, तब भी एवरेज कितना है, 8। नहीं तो आराम से अगर 2-2 का गुणा सब संख्या में ना करके तुम अगर एवरेज में ही 2 का गुणा कर देते तब भी तो पता चल जाता एवरेज कितना है, 8 है, सीधा एवरेज में ही। तो तभी तो ये एवरेज हमने माना था कि विचलन, मानक विचलन कितना है, 8 है, ठीक है। इसमें ही हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, तो 8 दूना 16, ठीक है। चलिए आगे, आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। बहुलक का मतलब अभी समझें, बहुलक का मतलब जो संख्याएं ज़्यादा हों, जैसे 25, 26, 27, 23, फिर 27, 26, 24, यक्स 27, 26, 25, 25। किन संख्याएं, कौन सी संख्याएं ज़्यादा हैं। और देखो 26, 1, 2, 3 26 हैं। 27 से 27, 27, 27, 3 27 हैं। 25 कितने, 25, एक ही 25, 25, 25, 25, 3 25 भी है, ठीक है। 23 कितने, 1 23, 1 23 है, 1 24, ठीक है। अच्छा हाँ, 1 23 है, 1 24 है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, 27 के लिए बहुलक बताओ। अगर 27 बहुलक होगा, 27 बहुलक होगा मतलब 27 की संख्याएं ज़्यादा होनी चाहिए, बहुलक का मतलब। तो 27 की बहुलक होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, कह रहे हैं 27 ज़्यादा है ना, तो एक 27 और कर दो। अब बहुलक 27 होगा कि नहीं, 1, 2, 3, 4, बहुलक क्या हो गया, 27 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर 27 बहुलक है, अगर यहाँ पर 26 रख देते तो 27 कहीं बहुलक होता, नहीं होता। तो x की वैल्यू अगर 26 होती तो 27 बहुलक होता, तब तो 26 बहुलक हो जाता ना, ज़्यादा संख्या किसकी हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, हमको रखना है 27। अब ये 27 अगर बहुलक है तो बहुलक का मतलब जो संख्याएं ज़्यादा बार हैं, तो संख्याएं हम अभी तो बराबर बराबर थी। अब इन्होंने कह दिया 27 बहुलक है। अगर 27 बहुलक है तो 27 ही यहाँ पर होगा, क्योंकि संख्याएं अब कितनी लेंगे हम, 4 संख्याएं हो गई, ठीक है। तो संख्याएं सबसे ज़्यादा हैं सब, क्योंकि 25 भी 3 बार है, 26 भी 3 बार है,
ठीक है, तो 25 और 26 से सबसे ज़्यादा है 27। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 27 ही आ जाएगा। 39 के बाद 40 नंबर। 40 नंबर है 1 6 8 3 2। 1 6 8 3 2। माध्य क्या होता है? जोड़ो और जितनी संख्याएं हैं उसी से डिवाइड कर दो। माध्य और माध्यिका का अंतर निकालना है, तो माध्य निकालते पहले। जोड़ा तो 6 1 7, 7 3 10, 10 2 20, 10 2 12 8 20, 20/5 कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5, कितना आ जाएगा? 4। कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब ये 4 आ गया तो हमको क्या करना है? अब माध्यिका निकालनी। माध्यिका क्या कहते हैं? माध्यिका निकालने के लिए संख्या को अवरोही या आरोही क्रम में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अवरोही क्रम में लिखते हैं, तो अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही घटते क्रम में। घटते क्रम में अवरोही यानी कि घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में किसी में रख दो और बीच वाली संख्या ही माध्यिका हो जाती है। जैसे इसके घटते क्रम में लिखो या बढ़ते क्रम में लिख लो। पहले बढ़ते क्रम में लिख लो, 1 2 3 6 8। ये बढ़ते क्रम में श्रृंखला को हमने लिख लिया। बीच की संख्या कौन है? 3। यही क्या हो गई? माध्यिका हो गई। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो माध्य है और जो माध्यिका है उसका योगफल बताओ। तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7। यही तो आंसर है, 7 आंसर आ जाएगा। कितना? देखो माध्यिका कितनी है, तो माध्यिका हमने निकाला कि 3 है माध्यिका। और माध्यिका हमने फिर से बताया माध्यिका कैसे निकलेगी, तो माध्यिका को आप क्या करोगे? आरोही या आरोही क्रम में लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद बीच की संख्या ही माध्यिका कहलाएगी, है ना। माध्यिका हो गई और ये क्या है? माध्य हो गया। माध्य क्या होता है? जैसे एवरेज निकालते हैं वैसे ही हम माध्य निकालते हैं। तो 4 माध्य है, माध्यिका 3 है। 4 3 7। आंसर कितना है? 7, क्योंकि योगफल पूछा गया क्वेश्चन में। आगे चलो। 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 41 देख लीजिए। कहाँ गया? चलिए 41। तो 41 कहा गया एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा चलता है। ये ट्रेन से चलता है। ठीक, आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं 17/22 भाग कार से चलता है। ये कार से जाता है। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं शेष 1 किलोमीटर पैदल चलता है। तो शेष निकालने के लिए इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। टोटल को जोड़ने के लिए इधर हर देखो सेम नहीं है, तो हर सेम हो सकते हैं जब अगर 2 से इधर और 2 से इधर गुणा कर दिया जाए। तो हर कितना हो गया? 11 दूना 22, 22 इधर भी, 22 नीचे ले लिया। 2 दूना 4 और 17 4 कितना हो गया? 21। 21/22। 21/22 कितना है? 21/22 मतलब 22 में 21 दूरी तय की जा चुकी है। बची कितनी है? 22 में 1। 22 में 1, यही तो शेष बची है। ये भी नहीं चली गई है, ये भी नहीं चली गई है। शेष दूरी 1/21 है और ये पैदल चल रही हूँ। पैदल कितनी है? 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर 1 किलोमीटर है तो 1/21 बराबर 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 किलोमीटर। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? सॉरी 22 है भाई। 22 में 21 गई तो 22 में 1, 22 में 21 दूरी चली जा चुकी, तो 22 में बची कितनी? 1। तो 22 × 22 ये कितना आ जाएगा? 22 किलोमीटर। आंसर कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। बयालीस नंबर क्वेश्चन है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करने के समय हम मानते हैं कि बारंबारता है। हम बारंबारताएं आपको विधिवत पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से समझ में आएगा भी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए कि जो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते हैं तब हमें बारंबारताएं क्या होती हैं? वर्गों की ऊपरी सीमाओं पर केंद्रित होती हैं, गलत है। वर्गों की निम्न सीमाओं पर केंद्रित होती हैं, बिल्कुल गलत है। सभी वर्गों पर समान रूप से बंटित है, नहीं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित होती हैं। ठीक है, तो अभी केवल आप इतना ही ध्यान देंगे कि वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित होती हैं जो भी बारंबारताएं जब हम अभिकलित करते हैं, जब हम जोड़ते हैं बारंबारताओं को। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ऐसे ही आपको डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 43 पर चलते हैं। बारंबारता जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बारंबारता हो गया, ठीक है, समुच्चय हो गया, और इसी के साथ जैसे प्रायिकता हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, ये सारी चीज़ें आने की संभावनाएं हैं। तो सारी चीज़ें कंप्लीट करें। चलिए अब आते 43 नंबर क्वेश्चन पे। तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। कह रहे हैं कि 930.25 का वर्गमूल, 930.25 का वर्गमूल
को कौन सी सबसे छोटी भिन्न घटाई जाए कि संख्या जो है प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या बन जाए, एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो करना क्या है, बहुत आसानी से जो इसका वर्गमूल कर दिया। तो वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होता है, ट्रिक बताई थी। पीछे 5 है तो इकाई का अंक 5 ही निकलेगा, और उसके बाद देखो 2 संख्याओं बाद दशमलव है तो संख्या एक ही संख्या बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, जितने अंकों के बाद वर्गमूल के अंदर दशमलव लगा होता है उससे आधे अंकों के बाद बाहर जब निकलता है तब लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो 930 है, 25 का 5 रख दिया, ये वाला 2 अंक हटा देंगे। अब इसमें स्क्वायर का भाड़ा पढ़ेंगे तो कितने स्क्वायर तक पहुंचेगा, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 है, 30 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, 30 आ गया। बिल्कुल करेक्ट है 30 का। आप देख भी सकते हैं 305 का स्क्वायर करके, कैसे, जिन संख्याओं के पीछे 5 होता है, ठीक है, 25 आ जाता है और 30 के आगे 31 का गुणा अगर कर दिया तो आपका 930 प्राप्त होगा। 3 1 3, 3 तरफ को 930, यानी कि करेक्ट है किसका है, ये 930 का है, सॉरी 305 का है। तो ये आपका निकल आया। यहाँ से आपका क्या निकला, यहाँ से आपका वर्गमूल ये निकला 30.5 निकला। कितना आ गया, 30.5 आ गया। अब कह रहे हैं कौन सा भिन्न छोटी भिन्न घटाई जाए। देखो छोटा इंपॉर्टेंट है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन रख रहे हैं 1/6, 4/3, 2/3, 1/2। अच्छा, इसको क्या लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, तो 3 18, 6 पॉइंट, थोड़ा सा लंबी हो जाएगा। चलिए इसको क्या लिखेंगे, तो ये भी पॉइंट में आएगा तो दशमलव में आएगा नहीं। ये देख लेते हैं, ये भी 3 है, ये भी नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.2। ये देखिए 0.5 से जहाँ घटा देंगे -0.5 तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और जो कि पूर्ण है। आपका कौन सा सही है, 1/2। देखिए सबके नीचे 3 है ना, और 3 कभी एग्जैक्ट 0.5 में तो लाएगा नहीं, है ना, और पॉइंट हटेगा नहीं। कोई भी वैल्यू है, जैसे 1/3 है, 1/3 है तो ये पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट लगाया 3 3 3, ऐसे ही सॉल्व होता चले जाएगा। लेकिन यहाँ से 0.5 हटाना है, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, अगर 0.5 ही घटा देंगे इससे तो 30 आ जाएगा। ये पूर्ण संख्या है, 1/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। 43 के बाद 44 नंबर पे आ जाओ। 44 नंबर क्या है, 300 ग्राम की चीनी विलयन में 40% चीनी है। देखो कईयों तरीकों से, 75 तरीकों से इसको कर सकते हो। पहले सबसे बेसिक बता दें, चलिए बेसिक नहीं बताते तो ऐसे ही देख लो। जो चीज़ स्थिर है उसको ले लेंगे, है ना, बहुत शॉर्ट ट्रिक। 300 ग्राम चीनी है, 300 ग्राम चीनी है, मिलाया क्या जा रहा है, चीनी मिलाई जा रही है, तो चीनी आपकी स्थिर नहीं होगी, डिस्टर्ब होगी चीनी, क्योंकि चीनी बढ़ जाएगी। चीनी मिलाई जा रही है ना, तो स्थिर क्या है, पानी। ठीक है, तो पानी पहले 40% अगर चीनी थी तो पहले पानी कितना था, तो 60 था। ठीक है, बाद में पानी कितना हो गया, 50 हो गया, क्योंकि 50% चीनी हो गई, 50% पानी। तो 60 से 50 हो रहा है, तो 50 से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 50 से कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। तो बस आपको ये देखना है 50 की वैल्यू कितनी है, 30। 50 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 6 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ से बढ़ कितना रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि कितनी चीनी मिलाई जाए, तो 50 से 60 होने पर कितने यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है, 10। तो 6 की वैल्यू 10 से कर दो, कितनी, 60। आंसर कितना आ जाएगा, 60 ग्राम। ये तो बिल्कुल बेसिक सा तरीका, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया हुआ है, वो ज़रूर देखेंगे। और ऐसे वीडियो हम आपको बनाने वाले हैं जिसमें ट्रिक के ही बारे में बात करेंगे हम आपको। ठीक है, चलिए अगर बेसिक तरीके से करते हैं, अगर बेसिक ना करें, थोड़ा सा समझ के ही और शॉर्ट तरीके से करें, तो अब देखो 300 ग्राम है, 300 ग्राम है कि नहीं है। देखो चीनी मिलाई जा रही है, और चीनी ही क्या की जा रही है, चीनी अगर मिलाई जाएगी तो चीनी ही बढ़ जाएगी, चीनी ही डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये देखेंगे जो चीज़ स्थिर है, 300 ग्राम में पहले क्या चीज़ स्थिर थी, 40% अगर चीनी है तो स्थिर क्या है, पानी स्थिर है। तो तब पानी कितना था, तो 60% पानी था, 60% पानी था, इतना ही पानी था। तो इधर भी पानी तो स्थिर ही है ना। तो पानी अगर 50% हो गया तो कह रहे कितनी मात्रा मिलाई, हमने माना कि x है, अगर मिलाना है तो 300 तो थी ही, 300 में हमने क्या किया, प्लस x मात्रा डाल दी, तो पानी तब भी कितना है, 50% ही है, क्योंकि 50% चीनी है, 50% पानी भी है। यहाँ से आप परसेंट से परसेंट हटा दोगे, 0 से ये 0 हटा दोगे, 5 से इसको काट दोगे, कितना, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 12 3 36, 300 कितना आ गया, 60 बराबर 300। अब ऐसे भी कर सकते हो भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो फटाफट देखो, बिल्कुल बेसिक, सबसे बेसिक तरीका। बेसिक तरीका कैसे करोगे, बेसिक तरीका आप ऐसे कर सकते हो, किसी संख्या में 300 ग्राम की चीनी के विलयन में 40% चीनी है,
300 में 40% चीनी है, तो चीनी कितनी है 40/100, 300 का 40/100, ये क्या है चीनी है, चीनी है कि नहीं है, चीनी है। कह रहे हैं इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए। देखो जब चीनी मिलाई जाएगी, ये तो चीनी है टोटल, अब ये चीनी किस में है, तो टोटल में है ना 300 में ये चीनी है। कह रहे हैं 300 में कितनी चीनी और मिलाई जाए, प्लस हमने कहा x, अगर चीनी बढ़ाओगे तो विलियन भी बढ़ जाएगा टोटल, है ना, तो 300 + x ये भी बढ़ गया, इतनी चीनी मिलाई, हमने कहा x चीनी मिलेगी। अगर विलियन चीनी बढ़ाओगे तो मात्रा भी बढ़ जाएगी, मात्रा भी इंटू 100। अब चीनी है कितनी, तो 50% है, कितनी है 50%, ठीक है 50% है। तो 5 से इसको काटा, 5 दूना 10, समझे। अब x की वैल्यू निकालनी है हमको, है ना, x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 से 0 ये कटा, 4 × 12 120 प्लस x 2 से गुणा किया, ये आ गया 300 प्लस x, इस बार दोनों 24 240 प्लस 2x इक्वल टू कितना 300 प्लस x। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 60 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 60। यही तो मिलाया जाता है, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो अभी भी मैं 1-2 फार्मूले और बता सकता हूँ जिनसे कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं कब, जब हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे तो, ठीक है। क्वेश्चन के बाद 45 नंबर पर आ जाओ फटाक से। 45 क्या है, 45 है किसी संख्या में 8% जोड़ने और 30%। बताओ 100% संख्या है, 100% संख्या है, इसमें 8% जोड़ा तो 108 हो गई, 3% घटाया 97 हो गई। कह रहे इनका अंतर कितना है, इनका अंतर, इनके बीच का अंतर 407 क्वेश्चन बताया गया। यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 8 3 11% है। 11% की वैल्यू कितनी दी गई है, 407 दी गई है। 11% की 407 संख्या पूछिए तो संख्या तो 100% है। 11 से काट दो, 11 से काटा तो 11 33, 11 7 77। 1% की वैल्यू कितनी है, 37 है, तो 100% की 2 जीरो इधर चिपका दो, 2 जीरो 3700, यही आपका आंसर हो गया। कितना 3700। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। बहुत ही सरल सवाल था, बहुत ही सरल सवाल था। ठीक है आगे चलते हैं। 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं अब। 45 के बाद 46 नंबर। 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 सही 3/4, 4 सही 4/5, 5 सही 3/4, 4 सही 4/5, 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सी भिन्न जोड़ी जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या आ जाए। कौन सी संख्या ऐसी जोड़ दी जाए कि पूर्ण संख्या आ जाए। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, इनको सबको सही भिन्न में लिखोगे, ये भी सही बटे में लिखे तो 5 को 20, 20 3 23/4 प्लस 5 को 20 4 24/5, 8 7 56, 56 3 59/8। ठीक है, एक एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा 40 आ गया, तो 4 धाम 40 है 230 प्लस 8, तो 8 को 32 के 2 हाथ से लगे 3, 8 2 16, 17 18 19 192 प्लस 8 5 40, तो 5 9 45 के 5 हाथ से लगे 4 5 25, 25 4 29। यहाँ पर आया कितना, तो जोड़ लेते हैं 5 2 7 9 9 18 21 1 2 हाथ से लगे 2 2 4 1 5 717/40, 717/40 आया है ना। तो अब देख रहे हैं कौन सी संख्या जोड़ी जाए। 1/40 जोड़ेंगे तो 718 हो जाएगा। 718/40 कट जाएगा कि नहीं, नहीं कटेगा। 3 जोड़ते हैं, हाँ 3/40 जोड़ देंगे, जैसे 3/40 जोड़ देंगे क्योंकि हर तो सेम है ना 40 40, तो ये कितना आ जाएगा 720/40। और 720/40 जहाँ सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4 1 9 4 4 32 18 आ जाएगा। और ये तो पूर्ण संख्या है, मतलब क्या, कौन सा आंसर सही है 3/40, यही आपका आंसर सही है। आगे चलते हैं 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ फटाक से। 47 नंबर पे आ जाओ। तो 47 नंबर क्या है, देखो जो बेसिक तरीका सोच के कैसे, 8 रुपए में 10 वस्तु, तो 10 वस्तु में अगर 10 वस्तु के लिए अगर 8 रुपए लग रहे हैं तो एक वस्तु के लिए कितना रुपया लगेगा। एक वस्तु जब मैं खरीद रहा था तो 8/10 रुपया देना पड़ा हमें एक वस्तु का। जब मैं खरीद रहा था तो 8/10 रुपया देने पड़ा एक वस्तु का। ठीक है, तो एक वस्तु का रेट इतना है।
लेकिन ये इस रेट से बेच नहीं रहा है। 8/10 से एक वस्तु खरीद रहा है, खरीदने का मूल्य 8/10 है, लेकिन जो बेच रहा है वो 1.25 से बेच रहा है, 1.25 से बेच रहा है। तो कितने का अंतर आ रहा है, कितने रुपए प्रॉफिट ले रहा है? तो ये हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर तो 8/10 क्या होता है, 0.8 होता है, माइनस कर दो 1.25। 1.25 में ये घटाओगे, ठीक है, ये माइनस प्लस, क्योंकि ये छोटा है ना, क्योंकि ज़्यादा बढ़ा के बेच रहा है, तो घटा दो। कितना आ जाएगा, 5 में 0 गए 0, यहाँ पर 12 में 8 गए 4, कितना आ जाएगा, 12 में 8 गए 4, ये आ गया आपका, सॉरी ये 5 है, 0.45, 0.45। लेकिन बढ़ कितने पे रहा है, तो 0.8 पे ही तो आ रहा है, 0.8 पे 0.45 मिल रहा है, इंटू 100 मार दो, ठीक। ये 0 लगा के ये हटा दो, एक 0 इससे कट गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, 5 25, 5 चौको 20, 21, 22/4, 4 पंचे 20, 4 6 24, 56 सही, 1/4%। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आप बिल्कुल बेसिक तरीके से कर सकते हो ऐसे, है ना। चलो आगे क्वेश्चन कौन सा है, अड़तालीस नंबर पे आ जाओ। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन क्या, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है। 30% का मतलब है 100 अगर होगी तो 130 कर दी गई। आगे क्वेश्चन क्या है, और बजट में फिर 10% बढ़ाएगी, फिर 100 थी फिर 110 कर दी गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितनी है, 10,000, तो यहाँ पर कितनी है, 11 3 33 के 3, हासिल लगे 1, 11 के 11 1 12, ठीक है। 2 पॉइंट बाद इधर भी लगा, 2 पॉइंट बाद 100 से 123 हो गया, कितना बढ़ गई, 30% बढ़ गई। आंसर कितना आ गया, कुछ गलत हो गया क्या, 11 3 33 के 3, हासिल लगे 3, 11 के 11 12 13 14, सॉरी यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 100 से कितना बढ़ गई, 43 बढ़ गई। ये कितना आंसर आ जाएगा, 43%, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। गलत नहीं करना बेटा, देखो फिर से समझ लो। 100 से 30 बढ़ रही तो 130, 100 से बढ़ रही 10, 110। इनका गुणा किया तो 1 4 3 0 0, इनका गुणा किया कितना आ गया। लेकिन 1000 पे तो चेक नहीं करते, हमेशा 100 पर चेकते, पॉइंट इधर भी लगा तो पॉइंट इधर। 100 रुपया था, 143 हो गए, कितने बढ़ गई, 43%। इतना ही है, आगे चलो, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन है 27 की पावर x। देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 की पावर, देखो 3 की पावर 3x इंटू 3 की पावर x बराबर कितना है, 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। गुणे में अगर आधार सेम है तो पावर जुड़ जाती है, तो 3 की पावर 3x प्लस x बराबर 3 की पावर 2। यहाँ 3x देखो आधार सेम है ना, 3 1 4x, 4x की बराबर कितना हो गया, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/, यहाँ से x की वैल्यू अगर 1/2 आ गई है तो बताना क्या है, 1/x की पावर 4, यानी 1/2 की पावर 4। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 1/1 कितना हो जाएगा, 16, और 16 ऊपर आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा सॉल्व करना है इसे, है ना। चलो आगे, उनचास के बाद 50 नंबर आखिरी क्वेश्चन। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में क्या होती है, 2 गुना हो जाती है, ठीक है। अब समझो कि 100 थी, 100 से कितनी हो गई, 200 हो गई। कितना आपको ब्याज मिला, ब्याज मिला 100 रुपये, और ये कितने रुपए पर मिला, देखो 100 रुपये 200 हो गए, कितने साल में, यहाँ पर लिख लो कितने साल में, तो 10 वर्षों में। 10 वर्षों में बढ़ा कितना, तो बढ़ा 200, 100 ही रुपये बढ़ा, 100 रुपये बढ़ा ना। 10 वर्ष में 100 है तो 1 वर्ष में कितना है, 1 वर्ष में कितना होगा, तो 1 वर्ष में 10 बढ़ेगा, 10 रुपया। और 1 वर्ष में 100 रुपये पर, 1 वर्ष में 100 रुपये पर बढ़ने वाली राशि को ही हम दर कहते हैं। यानी दर कितनी है, तो दर है 10%। दर कितनी है, 10%। ऐसे अगर नहीं लगाना है, फार्मूला अगर आता है आपको तो फार्मूले से लगा सकते हो। कैसे, तो बेसिक तरीका है। फार्मूला क्या होता है, PRT, P इंटू R इंटू T/100
यहाँ होता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज जब एक तुमको मिलेगा और मूलधन भी तुम्हारा कितना होगा, एक ही होगा, एक पर एक ही मिल जाए तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, धन दोगुना हो जाएगा। तुम्हारा धन एक था और किसी को दोगे तो वो 2 देगा, लेकिन उसमें ब्याज कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है, आर हमको निकालना है, टाइम कितना है 10 वर्षों का, 0 0 काट दो, आर की वैल्यू कितनी है 10%। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए 50 हो गए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और बताइए। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे और 1 बाय 1 और बहुत ही अच्छे तरीके से, शॉर्ट मेथड से। और आपको खुद लग रहा होगा कि अगर अभी आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन जब हम इसी तरीके से हर वीडियो हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।